Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा और डेली ही वीडियो आएंगे एग्ज़ाम तक। तो रीड शिक्षक भर्ती का हिंदी शिक्षण मॉडल पेपर नंबर 1 आज आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि सभी को पता चल गया है 25 अप्रैल को आपके एग्ज़ाम है, तो फिर नई टेस्ट सीरीज शुरू की है साथियों। बिल्कुल अच्छे, शानदार और नए प्रश्न आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ शिक्षण विधियों के हैं, कुछ क्वेश्चन आपके ग्रामर के हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा। न्यू टेस्ट सीरीज है साथियों ये। और इसके पहले मैंने RBSC की 11th की टेस्ट सीरीज आरंभ कर दी है, 12th की भी टेस्ट सीरीज आरंभ कर रखी है। तो उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को साथियों। आपके पहला क्वेश्चन आता है, सही सुमेलित नहीं है। क्या है क्वेश्चन? सही सुमेलित नहीं है। पार्श्विक ल, संघर्षहीन य व, प्रकंपित ड़ और स्पर्शी क ट त म। तो साथियों देखिए, पार्श्विक ल ही होता है, संघर्षहीन जिनको अर्धस्वर भी कहा जाता है यह वह ही होते हैं, स्पर्शी क ट त प ही होते हैं, लेकिन प्रकंपित ड़ नहीं होता है बल्कि र होता है। क्या होता है साथियों? र। अतः यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है ये सही सुमेलित नहीं है। तो मित्रों, तीसरा विकल्प आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। तत्सम शब्द नहीं है, ज्योत, घट, गोमय और तिलक। तो मित्रों, गोमय का होता है गोबर, ये एक तत्सम शब्द है। तिलक ये भी एक तत्सम शब्द है। घट का होता है घड़ा, ये भी एक तत्सम शब्द है। लेकिन ज्योत ये एक तद्भव शब्द है साथियों। कैसा शब्द है? ये एक तद्भव शब्द। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 2 में आपका प्रथम विकल्प सही है। ज्योत तद्भव है, जबकि इसका तत्सम होता है ज्योति। क्या होता है? ज्योति। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं साथियों। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी है। भीतरी, चढ़ाई, कड़ाई, माधुर्य। शब्दों को पकड़िए, अच्छी तरह से शब्दों को देखिए और फिर आंसर दीजिएगा। देखिए, भीतर एक शब्द है भीतर, इसमें ई प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बना? भीतरी। तो अंदर, बाहर, भीतर, ये तो भाई स्थान सूचक है, ये कोई क्रिया सूचक नहीं है, इसलिए ये तो फिर गलत हो गया। ये तो क्रिया से भाववाचक नहीं बन रहा है। एक है कड़ाई, कड़ाई तो एक वस्तु का नाम है, तो ये भाववाचक संज्ञा है ही नहीं। एक शब्द है माधुर्य, माधुर्य शब्द मूल शब्द है मधुर, जो कि एक विशेषण में है, जिसमें आप ये प्रत्यय लगाते हो तो शब्द बनता है माधुर्य, तो ये विशेषण से भाववाचक बन रहा है। लेकिन एक शब्द है चढ़ाई, तो इसमें मूल शब्द है साथियों चढ़ना, और चढ़ना में आई प्रत्यय लगाने पर शब्द बढ़ेगा चढ़ाई। तो इसलिए साथियों चढ़ना क्या है? एक क्रिया है, और ये क्रिया से भाववाचक बना हुआ है। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न 4, हवा, आग शब्द उदाहरण है एक वचन के, बहुवचन के, द्विवचन के और सभी। तो साथियों हवा और आग दोनों ही एक वचन के उदाहरण हैं। दोनों ही किस में आएंगे? एक वचन में आएंगे मित्रों। मतलब प्रथम विकल्प आपका यहाँ सही रहेगा प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन आपके है, लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी क्रिया के आधार पर वाक्य किस काल का है? सामान्य भविष्य, अज्ञात भविष्य, संभाव्य भविष्य और सामान्य भूत। देखिए, भाग लेगी मतलब अभी भाग लिया नहीं है, तो फिर भूत में तो होगा नहीं। अब आज्ञा नहीं दे रहे तो आज्ञा भी नहीं होगा, संभावना भी व्यक्त नहीं की जा रही है तो संभाव्य भी नहीं होगा, बल्कि ये एक सामान्य भविष्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सामान्य भविष्य काल का। अतः साथियों प्रश्न 5 में प्रथम विकल्प आपका सही है। क्लियर है? आशा है आपको टेस्ट में देने में अच्छा मज़ा आ रहा होगा, अच्छे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे और आपकी तैयारी में विशेष फर्क आने वाला है अगर आप लगातार निःशुल्क टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके रखते हैं तो। प्रश्न नंबर 6, घृतान्न का समास विग्रह होगा। घृत से पका हुआ अन्न, घृत में पका हुआ अन्न, घृत और अन्न और घृत रूपी अन्न। तो साथियों समास विग्रह कीजिए घृतान्न का।
देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण है, और तत्पुरुष में भी अधिकरण तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है, अर्थात इसका समास विग्रह होगा घृत में पका हुआ अन्न, घृत से नहीं होगा साथियों, इसलिए दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 6 में। पहला गलत ही रहेगा, पहला सही कर भी मत देना आप। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं साथियों। निम्न में से किस विकल्प के उपसर्ग और मूल शब्द सही सही अलग नहीं हो रहे हैं, कि जो उपसर्ग है और जो मूल शब्द है वो गलत या सही सही अलग नहीं हो रहे, मतलब जो गलत आपको लगता है कि यार ये गलत हो रहा है तो वो ही आपका आंसर रहेगा, क्योंकि सही सही नहीं हो रहे तो गलत हो रहे मतलब, तो आपको वही देखना है। अनु प्लस इक्षण अन्वीक्षण, ना प्लस आस्तिक नास्तिक, परि प्लस इच्छा परीक्षा, और सम प्लस कल्प संकल्प। तो साथियों दो तो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहे, अनु प्लस इक्षण और सम प्लस कल्प, ये तो सही सही है बिल्कुल, लेकिन है परि प्लस इच्छा और ना प्लस आस्तिक। तो साथियों देखिए यहाँ पर परि प्लस इच्छा, परि इसमें मूल उपसर्ग है और इसमें ना उपसर्ग न होकर इसमें रहेगा न प्लस आस्तिक बराबर शब्द बनेगा नास्तिक। वैसे परि प्लस इच्छा में भी शायद ये बड़ी की मात्रा लगती है, आप कमेंट करके जरूर जाए इस संदर्भ में, अगर लगती है तो फिर ये भी राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 7 में वैसे दूसरा विकल्प साफ साफ दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है खिलौना, ठकुराइन, लड़कपन, बुढ़ापा। तो मित्रों जब भी तद्धित और कृत प्रत्यय की बात करें या कृदंत प्रत्यय की बात करें तो आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि कृदंत प्रत्यय होता क्या है। वह प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, जो प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं, तो साथियों वो प्रत्यय कहलाते हैं कृदंत। तो लड़कपन, लड़का प्लस पन बराबर शब्द बनेगा लड़कपन, तो लड़का तो क्रिया नहीं है। बुढ़ापा में बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ये भी क्रिया नहीं है। ठकुराइन में मूल शब्द है ठाकुर, तो ठाकुर भी क्रिया नहीं है। लेकिन खिलौना में मूल शब्द है खेल, क्या है साथियों खेल। तो साथियों सॉरी खेल क्या खेलना, तो साथियों खेलना एक क्रिया है और जो ओना इसमें प्रत्यय लगा हुआ है तो शब्द बनेगा खिलौना, जो कि कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। प्रथम विकल्प सही है 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। अशुद्ध विलोम युग्म नहीं है, विषाद का शोक, मान का सम्मान, उन्मूलन का रोपण और सामान्य का साधारण। तो कौन सा अशुद्ध नहीं है? देखिए विषाद का शोक नहीं होता है, विषाद और शोक तो दोनों एक ही चीज है। प्रसन्नता का शोक हो सकता है, प्रसन्नता का विषाद हो सकता है। मान का सम्मान नहीं होता है, मान का अपमान हो सकता है। उन्मूलन का रोपण होता है और सामान्य का विशिष्ट होता है, न कि साधारण। तो साथियों ये युग्म अशुद्ध नहीं है। क्या पूछा था? अशुद्ध विलोम युग्म नहीं है। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न 10। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव धरती पर टिके हो का अर्थ है। तो साथियों विकल्प 1 है व्यक्ति को जीवन में महत्वाकांक्षी होना चाहिए लेकिन उतना नहीं कि वो यथार्थ की उपेक्षा ही कर बैठे। दूसरा है समय पर कार्य नहीं करने पर असफलता का मुंह देखना। बार बार अभ्यास करने पर मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। और इनमें से सभी कौन सा उपरोक्त जो ये कथन दिया गया है इसका सही अर्थ है? तो साथियों इसका सही अर्थ है प्रथम विकल्प। कैसे? आंख में हो स्वर्ग मतलब ऊंचे सपने देख रखे लेकिन पांव कहाँ पर हो? धरती पर। कि भाई आपको महत्वाकांक्षी होना चाहिए क्योंकि आप इंसान हो, आप कोई भगवान नहीं हो कि आपको महत्वाकांक्षी नहीं होंगे, आप होना ही चाहिए, स्वभाव है ये। लेकिन उतना नहीं कि वो यथार्थ की उपेक्षा कर बैठे कि भाई जमीन पे उसके पैर न रहे। तो साथियों ये इसका अर्थ है प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न 10 में। प्रश्न नंबर 11। किस मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों की भाषा प्रवाह, तार्किक शक्ति एवं उसके मत व दृष्टिकोण को की योग्यता का पता चलता है? मौखिक मूल्यांकन, व्यक्तित्व मूल्यांकन, सामूहिक मूल्यांकन और लिखित मूल्यांकन। ये शिक्षण विधियों का पहला क्वेश्चन है ये प्रश्न नंबर 11। तो साथियों भाषा प्रवाह, भाषा प्रवाह का मतलब ये तो बोलने से संबंधित हो गया। उसके मत दृष्टिकोण कैसे पता चलेगा? मौखिक रूप से जब उसका आप मूल्यांकन करोगे। इसलिए साथियों प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न 11 में। प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सी विधि मंत्रणा विधि से मिलती जुलती है? निर्देश,
रूपरेखा, समवाय और आदर्श। तो साथियों समवाय तो नहीं है, आदर्श भी नहीं है, रूपरेखा भी नहीं है, बल्कि निर्देश है। मंत्रना में भी एक दूसरे से बातचीत की जाती है, निर्देश दिए जाते हैं और निर्देश में भी वही लगभग किया जाता है। तो ये दोनों विधियां एक दूसरे से मिलती जुलती है साथियों। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट प्रश्न हम 13 देखेंगे। निम्न में से कौन सी विधि मंत्रणा और तर्क विधियों का एक सम्मिलित रूप है? समवाय, निर्देश, स्वाध्याय और आदर्श। तो मित्रों मंत्रणा विधि और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप कहलाती है स्वाध्याय विधि। कौन सी विधि कहलाती है? स्वाध्याय। आपका दिमाग समवाय पर गया होगा, लेकिन समवाय ये यहाँ नहीं चलती है साथियों। तीसरा ही विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 14। निम्न में से वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित नहीं है? तथ्य व घटनाएं, सामान्य ज्ञान, जीवनी अनुभूतियां, सस्वर वाचन। तो वैचारिक विषय वस्तु, बिल्कुल आपको तथ्य और घटनाओं से भी वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान मिलता है, सामान्य ज्ञान से भी मिलता है, जीवनी अनुभूतियों से भी मिलता है, लेकिन सस्वर वाचन से वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान कैसे मिलेगा साथियों? नहीं मिलेगा। इसलिए आपका यही आंसर सही रहेगा प्रश्न 14 में चौथा विकल्प, क्योंकि यही आपसे पूछा था। तो साथियों प्रश्न 14 में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि वीडियो नए डालूंगा और नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और अगर एक वीडियो में से बाय चांस वो वीडियो मिस हो जाए जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो फिर मतलब सोचने वाली बातें हैं। ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जॉब खुद को लगनी है साथियों। तो मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 15। जिस दिन विज्ञप्ति आएगी साथियों, मैं उस दिन एक अच्छा सा वीडियो भी बनाऊंगा उसके 1-2 दिन बाद में, ताकि विज्ञप्ति के बाद में आपको किस तरह से तैयारी करनी है। प्रभावी रूप से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु नहीं है? ध्वनियाँ, वार्तालाप, कविता पाठ और भाषण। तो प्रभावी रूप से बोलकर, तो कविता पाठ में भी आप अपनी बात कह सकते हो, भाषण से भी कह सकते हो, वार्तालाप से भी कह सकते हो, लेकिन ध्वनियों से नहीं, ध्वनियों से नहीं साथियों। ध्वनियों से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य। तो साथियों ये सबसे छोटी इकाई है। ये तो प्रथम विकल्प आपका सही है। ये प्रभावी रूप से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता से संबंधित नहीं है। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न 15 में। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रंगीन चित्र, रोचक विषय वस्तु और सरल जानकारी। बताइए राइट आंसर। जी हाँ, जिसने रोचक विषय वस्तु बताया है उसका सही आंसर है। रोचक विषय वस्तु ही बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार होना चाहिए, क्योंकि रोचक विषय वस्तु रहेगी तो बालक की रुचि रहेगी उस विषय वस्तु में, और जिसमें बालक की रुचि है वो मनोवैज्ञानिक रहेगी साथियों। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 16 में। प्रश्न नंबर 17। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र और व्याकरणिक नियमों का स्मरण। बताइए राइट आंसर। साथियों देखिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप भाषा प्रयोग के अवसर दोगे तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए तकनीकी यंत्र दोगे उच्च स्तरीय, तो वो क्या समझेगा? पाठ्य पुस्तक देने से क्या होता है, पढ़ना भी आना चाहिए। व्याकरणिक नियमों का याद रहने से बड़ी बात नहीं है। अगर आपको हिंदी भाषा शिक्षण बच्चे को करा रहे हो प्राथमिक स्तर पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग के अवसर दो, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बोलने के अवसर दो, अपने आप वो भाषा सीख जाएंगे। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न 17 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती है? बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है और बाधक है। तो साथियों जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो भाषा सीखने में बाधक नहीं है, त्रुटियों को बढ़ावा नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि बड़े ही पढ़ेंगे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वो एक साधक है साथियों। क्या है वो? एक साधक। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 18 में। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, इसके बाद एक और क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 19। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव है? पोर्टफोलियो से, उत्तर पुस्तिकाओं से, लिखित परीक्षा से और मौखिक परीक्षा से। तो मित्रों जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनकी भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का आपको लेखा जोखा रखना है
तो वो संभव होता है पोर्टफोलियो से। पोर्टफोलियो एक फाइल, इस्माइल 2 का नाम आपने सुना होगा। और जो ये प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है, हो सके 1-2 क्वेश्चन इनमें से भी आ जाए, तो मैं लास्ट में इनके क्वेश्चन भी करा दूंगा, इस्माइल 2 वगैरह और अन्य जो योजना गवर्नमेंट ने चला रखी है कोरोना काल में। साथियों, प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न 19 में। और आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, चित्रकथाएं और सभी। तो साथियों, ये सभी चीज़ें कहानी रचना के लिए उपयोगी है उच्च प्राथमिक स्तर पर। चौथा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न 20 में आज के 20 क्वेश्चन थे। जरूर कमेंट करके जाए कितने क्वेश्चन सही हुए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का।